हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मियोसिस को। माइटोसिस तक हम पढ़ चुके थे पिछले 3 पार्ट्स में। इस पार्ट में हम ये 4th पार्ट है इसका, इसमें हम मियोसिस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, इसको हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। रिडक्शन डिवीज़न इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देता है। मान लिया अगर 46 सेल की कोई मतलब क्रोमोसोम की कोई सेल थी, तो उसमें हमने मियोसिस करवाया, ठीक है। तो उसने मियोसिस करके उसमें 23 क्रोमोसोम बच जाते हैं बस, यानी कि हाफ हो जाते हैं उसके, इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन को इंक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है वेरिएशन को इंक्रीज? देखो, पहले क्या था, मतलब बहुत पहले टाइम पे जब अर्थ बन रही थी ना, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म बन रहे थे अर्थ पे, तब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते थे। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने स्टार्ट हुए। क्यों होना स्टार्ट हुए? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को जीवित रहना था, उनको अंदर वेरिएशन लानी थी, क्योंकि जिस कंडीशन में वो थे उस कंडीशन में वो रह नहीं पा रहे थे। वेरिएशन लाने के लिए उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ा। टू सेल्स फ्यूज मतलब टू सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फ्यूज़ हो रही थी, और फ्यूज़ होकर वो नई सेल बना रही थी। उस नई सेल में उन दोनों के कैरेक्टर आ रहे थे सेल्स में, ठीक है। तो अब जब 2 सेल फ्यूज़ हो रही थी तो उनमें क्रोमोसोम डबल हो रहे थे, यानी कि मान लिया अगर एक के अंदर 21 क्रोमोसोम थे, 21 क्रोमोसोम एक सेल में थे, और किसी अदर ऑर्गेनिज्म में 22 अदर ऑर्गेनिज्म में थे, ठीक है। तो इन दोनों ने फ्यूज़ किया, और फ्यूज़ करके ये 43 क्रोमोसोम में की वाली एक सेल बन गई। तो अब इन क्रोमोसोम को हाफ करना था हमें, तो हाफ करने के लिए हमने इसमें रिडक्शन डिवीज़न कराया, तो जिससे क्रोमोसोम हाफ हो गए और एक नया ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। तो रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर मियोसिस अकर, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं क्या है। तो मियोसिस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट। जो मतलब मियोसिस डिप्लॉइड में होता है वो क्यों होता है? गैमेट प्रोड्यूस होने के लिए होता है वो, क्योंकि हम क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। क्योंकि हमारी सभी सेल्स 46 क्रोमोसोम की बनी होती है, ठीक है। बट जो हमारे गैमेट्स होते हैं ना, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमें जब हमारे गैमेट्स बन रहे होते हैं तो हमें मियोसिस होती है, और दूसरी सेल जो होती है उसमें माइटोसिस होती है, ठीक है। तो देखो, जो मेल का गैमेट होता है उसमें 2n=46 था, फीमेल में भी 2n=46 था। इसमें माइटोसिस हुई, इसमें से मेल से स्पर्म आया और फीमेल से एग आया, तो माइटोसिस हो गई, इनमें n=23 बच गया, और इसमें भी n=23 बच गया, ठीक है। अब इनसे ये दोनों फ्यूज़ हो गए, इन्होंने जाइगोट बना लिया, और उस जाइगोट में क्रोमोसोम थे 46, क्योंकि 23 इसके आए, 23 इसके आए, तो 46 हो गए। तो ये सेल भी इनकी तरह ही हो गई, ठीक है। अब ये भी एक सिंगल सेल हो गई, और इसमें क्या होंगे, डिवीज़न होंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे बढ़ के इसमें माइटोसिस होगी, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगी, और ये मतलब कि जो मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये तो डिप्लॉइड की बात हुई। अगर मैं हैप्लॉइड की बात करती हूँ, तो देखो, जो एल्गी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि उसमें n=11, मान लिया n=11 है, इसमें भी n=11 है, ठीक है। हैप्लॉइड एल्गी है, इसमें हुई माइटोसिस होके इसमें गैमेट्स बना लिया, ठीक है। क्योंकि गैमेट्स हमेशा, आपको हमें याद रखना है कि गैमेट्स हमेशा जब भी बनेंगे हैप्लॉइड के बनेंगे, ठीक है। या तो पेरेंट बॉडी कैसी भी हो, हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, कैसी भी हो, गैमेट्स हमेशा हमारे हैप्लॉइड के ही बनने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके इन्होंने भी जाइगोट बना लिया, ठीक है। जाइगोट बन गया 2n का, डिप्लॉइड हो गया, बट पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड थी, तो इस पर क्या करना पड़ेगा हमें, मियोसिस हमें करना पड़ेगा, इसमें मियोसिस करना पड़ेगा। मियोसिस होके ये n की 4 हमारी सेल्स बन जाएगी। अभी चारों सेल्स क्या होगी, एक मतलब 4 नए पौधों को ये जन्म देगी, ठीक है। यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है, जिसमें इनमें माइटोसिस होगी। अब मियोसिस से तो इनमें स्पोर्स बन गया, अब माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होकर ये नई एल्गी बना लेगी। तो इसलिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ही हमें मियोसिस देखने को मिलती है। तो देखो, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिस्टोर हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। तो डिप्लॉइड में मियोसिस हमारा क्यों होता है, प्रोड्यूस गैमेट के लिए, यानी कि गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। और हैप्लॉइड में माइटोसिस क्यों होता है, रिस्टोर हैप्लॉइड स्टेज, यानी कि उसकी हैप्लॉइड स्टेज को रिस्टोर करने के लिए इसमें मियोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मियोसिस अगर ओनली इन डिप्लॉइड सेल, यानी कि मियोसिस ओनली डिप्लॉइड सेल में ही होती है, ठीक है। मियोसिस इज डिवाइड इनटू, देखो मियोसिस में क्या होगा, मान लिया अगर हमारी कोई हैप्लॉइड सेल है, अगर उसको रिस्टोर ही करना है, उसको रिस्टोर करने के लिए तो हम मियोसिस करवा लेते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेल पहले से ही हमारी हैप्लॉइड है और उसमें हम
मियोसिस करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मान लिया हमारा वो है कोई गैमेट है, गैमेट में हम मियोसिस करवा रहे हैं तो उसमें तो रिड्यूस होकर और भी कम हो जाएंगे। यानी कि पहले मान लिया उसमें 4 थे, 4 हो गए, 2 हो गए उसमें, ठीक है। यानी कि पहले पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल से गैमेट बन गए इसके 2 के। अब गैमेट पे हमने दोबारा से इसमें अगर मियोसिस करवा दी है तो इसमें तो एक सेल, एक का क्या होगा फिर इसमें, ठीक है ना। तो कभी भी ये डिप्लॉइड सेल में होगी, हैप्लॉइड सेल में ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो मियोसिस इज डिवाइड इनटू मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यानी कि मियोसिस के हमारे 2 पार्ट होते हैं। मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकंड होता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यानी कि जो हमारा G1 S G2 फेज होता है ये तो बिल्कुल हमारा माइटोसिस की तरह ही होता है। बट जो M फेज होता है ये 2 फेजेस में बटा होता है, एक तो M फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कुछ गैप होता है, उस गैप में भी हमारा मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि डीएनए डबल हो रहा है, बस एक एस फेजियो ऐसी होती है जिसमें हमारा डीएनए डबल होता है, ठीक है। तो देखो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, गैप होता है बिटवीन M1 एंड M2, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का एक गैप होता है, इसमें नो डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज क्या होता है, G1 S G2, इन तीनों को मिला के हम इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डाउट नहीं करना है इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में, ठीक है। तो देखो जो हमारे मियोसिस होती है उसमें असली प्रोसेस होती क्या है वो देखेंगे अब। देखो मान लिया ये हमारी कोई डिप्लॉइड सेल थी जिसमें मतलब 2n=6 था, ठीक है। यानी कि इसमें 6 क्रोमोसोम थे ऐसे। G1 स्टेज में अमाउंट था उसमें 2C। एस फेज आई, एस फेज आने के बाद डीएनए का अमाउंट जो था वो डबल हो गया, यानी कि सभी क्रोमोसोम में पहले 1 क्रोमेटिड था, अब 2 क्रोमेटिड आ गए। मैंने बताया था आपको जब मैं माइटोसिस पढ़ा रही थी तो उसमें बताया था कि कैसे कैसे इसमें 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जब 2 क्रोमोसोम आ गए तो ये G2 की स्टेज में आ गए, ठीक है। अब अभी भी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6 ही है, बट फर्क क्या हुआ है कि इसमें पहले 1 क्रोमेटिड था, इसमें अब 2 क्रोमेटिड हो गए हैं, ठीक है। यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 4C का अमाउंट हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा G1 S G2 ये तीनों स्टेज हमारी हो चुकी है, जो कि माइटोसिस के समान ही होती है। अब होता ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 एक साइड चले जाएंगे, ठीक है ना, ये 3 एक सेल में चले जाएंगे, ये 3 एक सेल में चले जाएंगे, ठीक है, चले गए। तो यहाँ पे देखो n=3, यानी कि 3 क्रोमोसोम एक में रह गए, 3 क्रोमोसोम एक में रह गए। अमाउंट कितना हो गया, दोबारा से 2C हो गया है, ठीक है। अब इसमें दोबारा से डिवीज़न होता है, बताया था ना कि 2 स्टेजेस में होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, जितने भी ये क्रोमोसोम थे इनमें 2 क्रोमेटिड थे, ये एक क्रोमेटिड एक में जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे में जाएगा, यानी कि ये हाफ हाफ में बट जाएंगे। ये स्टेज जो होती है ना ये वाली, ये बिल्कुल हमारी माइटोसिस की तरह होती है, ठीक है ना। ये मियोसिस तो अलग होती है, ये बिल्कुल हमारी माइटोसिस की तरह होती है कि हाफ एक में चले जाते हैं, हाफ एक में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो C हो जाता है हमारा। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो हम इसमें पूरे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो ये होती है हमारी मियोसिस फर्स्ट की स्टेज, ठीक है। और मियोसिस सेकंड की स्टेज फेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो ये हमारी मियोसिस सेकंड की स्टेजेस होती हैं सभी, ठीक है। तो इन सभी 8 की 8 स्टेजेस को हम देखने वाले हैं अब। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में देखो, प्रोफेज फर्स्ट में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैक्टोटीन, ठीक है ना। इसमें ना मियोसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना ये प्रोफेज ही होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना तो इसी से पूछे जाते हैं वो, ठीक है। तो देखो लैक्टोटीन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज आफ्टर, मतलब कि फर्स्ट फेज होता है ये G2 के बाद, ठीक है, दिख रहा है वो तो कि G2 के बाद फर्स्ट फेज यही होगा, ठीक है। क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, यानी कि जो उलझा हुआ डीएनए पड़ा था हमारा वो अब गुथना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पैक्शन थ्रू आउट लैप्टोटीन, यानी कि जो ये गुथने की प्रोसेस होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट होने की जो प्रोसेस होती है ये थ्रू आउट लैप्टोटीन चलती रहती है, ठीक है। कंडेंस थ्रेड विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ये दिखना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप में।
ठीक है। अब पहली स्टेज तो थी हमारी लेप्टोटीन, अब सेकंड स्टेज आ जाती है हमारी जाइगोटीन। तो देखो जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू पेयर, यानी कि क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर ये एक क्रोमोसोम था, बने ऐसे क्रोमोसोम बन गए थे ना हमारे, अभी ऐसे मतलब कि देखो ऐसे क्रोमोसोम बन गए थे ना, ये ऐसे क्रोमोसोम एक साइड में ये थे, एक साइड में ये चले गए थे, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम बन गए थे। तो मान लिया ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम है, और तो कोई दूसरा क्रोमोसोम आएगा, ये नहीं, ये मान लो चलो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमेटिड है जिसमें, तो कोई दूसरा क्रोमोसोम आएगा और ऐसे इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे इसकी आर्म से जुड़ जाएगा इसमें। तो क्रोमोसोम स्टार्ट टू पेयर, यानी कि पेयरिंग होने लगती है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। जो मतलब प्रोसेस होती है ना पेयरिंग की, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि सिनेप्सिस किस स्टेज में, किस फेज में होती है, तो हमें बताना है कि वो जाइगोटीन फेज में होती है। रिजल्ट ऑफ सिनेप्सिस इज बाइवेलेंट और टेट्रियाड। तो जो मतलब इसका रिजल्ट होता है सिनेप्सिस का, वो बाइवेलेंट या टेट्रियाड होता है। बाइवेलेंट क्या होता है, देखो एक दो क्या है, दो क्रोमोसोम है इसलिए इसको बाइवेलेंट बोल रहे हैं। और एक दो तीन चार, चार हमारे क्रोमेटिड है तो इसलिए इसको हम टेट्रियाड बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाइवेलेंट और टेट्रियाड में भी क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में मिलते हैं, तो जाइगोटीन में मिलते हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कीप क्रोमोसोम पेयरिंग टुगेदर। तो मतलब इनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, देखो ऐसे करके, जो इन क्रोमोसोम को आपस में बांधे रखता है। तो देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, बीच में हो गया इनका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यानी कि दो क्रोमोसोम है इसलिए तो इसको बाइवेलेंट बोलते हैं, और ये इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया। चार क्रोमेटिड है इसलिए इसको हम टेट्रियाड बोलते हैं। तो देखो इसके बाद क्या आता है, बाइवेलेंट विजिबल इन नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि हम नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उसमें भी हमें बाइवेलेंट दिख जाते हैं इन जाइगोटीन, बट मोर क्लियरली विजिबल इन पैकाइटिन। यानी कि अगर वो पूछ रहा है कि किस स्टेज में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें जाइगोटीन लगा देना है। यानी कि ये जो बाइवेलेंट है ना, किस स्टेज में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो बाइवेलेंट लगाना है। और अगर पूछता है कि अच्छे से यानी कि क्लियरली किस में दिखाई देते हैं तो हमें पैकाइटिन लगाना है, ठीक है। तो पहले आया लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर उसके बाद आता है हमारा पैकाइटिन। तो अब हम पैकाइटिन को देखने वाले हैं। तो पैकाइटिन में क्या होता है, बाइवेलेंट और टेट्रियाड क्लियरली विजिबल इन पैकाइटिन। मैंने बताया था कि क्लियरली विजिबल हमारे पैकाइटिन में होते हैं। उसके और क्या होता है इसमें, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। अब देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस पेयर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है हम ये देखने वाले हैं। तो देखो ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो देखो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, ये पता है हमें, ठीक है। एक क्रोमेटिड ये हो गया, आप इसको ऐसे समझो कि एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया, और ये बंधे हुए हैं ऐसे सेंट्रोमियर से, ठीक है। अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, और ये भी सेंट्रोमियर हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो ये एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड, तो ये तो है सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्या है, ऑरेंज वाली सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये ग्रीन वाली सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। बट जो ये ग्रीन और ऑरेंज है ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे देती है, और ये अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे देती है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है इनमें। देखो ऐसे रिकॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है इनमें, इसी की वजह से वेरिएशन आ पाता है, ठीक है ना। तो देखो कुछ ऐसा हो जाता है रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, कि इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है समझ में आ गया। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर, यानी कि होमोलोगस पेयर जो होते हैं ना इनको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर, ठीक है ना। होमोलोगस पेयर क्यों बोल लेंगे, देखो यानी कि ये क्या है, इस पे यहाँ कुछ ए टाइप का जीन था, यहाँ पे इस पे भी ए टाइप का जीन था, यहाँ पे इस पे बी टाइप का जीन था, यहाँ पे इस पे बी टाइप का जीन था, ठीक है। तो ये ही सब जीन से उसमें इसमें भी होंगे, इस पे भी यहाँ ए टाइप का जीन होगा, इस पे भी यहाँ ए टाइप का जीन होगा। बट क्या होगा, यानी कि मान लिया ये हमारा
आँख का जीन था कि हमारी आईज इस कलर की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका भी यही जीन होगा कि इसकी आईज इस कलर की होंगी। ये इसके बालों का जीन था कि इसके बाल ऐसे होंगे, तो यहाँ पे इसके बालों का जीन होगा। तो ये क्या है, ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है। होमोलोगस पेयर बट नो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। पता लग गया कि ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल सही है। वेरिएशन अगर, ठीक है, वेरिएशन हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड इज नॉट जेनेटिकली सेम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, यानी कि अब ये सिस्टर क्रोमेटिड सेम नहीं रही क्योंकि ये क्रोमेटिड अलग हो गया, ये क्रोमेटिड अलग हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हमारा पहले जैसा ही है और इसमें क्या आ गया, इसका थोड़ा सा पार्ट आ गया है। तो यहाँ तक हमारा पकाइटिन कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिप्लोटीन, ठीक है। तो देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट, यानी कि जो हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ना, ये वाला, ये येलो वाला, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। होमोलोगस टेंड्स टू मूव अपार्ट, यानी कि जो होमोलोगस वो थे ना, मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट स्टिल अटैच टू साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बट जहाँ से इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वहाँ से ये अटैच होते हैं, यानी कि ये और तो सारे यहाँ से तो अलग हो जाएंगे, बट जहाँ से इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है ना, यहाँ से अटैच रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मतलब कैजमेटा विजिबल क्रॉसिंग, कैजमेटा विजिबल क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे वो क्रॉस होता है ना, उसको हम कैजमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल होता है और सारी जगह से ही हट जाता है, ठीक है। मेमेलियन oocytes फॉर ईयर्स, इसमें जो देखो जो हमारा मेमेलियन oocyte होता है ना, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए इसमें ही, इस स्टेज में ही, डिप्लोटीन में ही आके रुकता है। जो वुमेन का भी होता है ना, वो भी इसी स्टेज में आके रुकता है, ठीक है। और देखो कितने सालों तक रुकता है। फिर इसके बाद आता है हमारा डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा, यानी कि जहाँ से ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर की जगह से जुड़ा था, बस यहाँ से जुड़ा था, अब ये यहाँ से भी हट जाता है। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस डिसअपेयर, यानी कि जब हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें भी हमें पता था कि जो हमारा प्रोफेज था उसके एंड में आते आते हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है और जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कम्प्लीटली तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में वो होती है डिसअपेयर, बट इसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस या फिर ये सब क्या होते हैं, डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रोसोम मूव अपोजिट पोल, ठीक है। जो मतलब हमारे सेंट्रोसोम थे ना, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई, अब मेटाफेज फर्स्ट आती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारे क्रोमोसोम थे वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम पेयर फ्रॉम अपोजिट पोल, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर है ना, इससे मतलब ये क्रोमोसोम पर आके जुड़ जाते हैं। तो क्रोमोसोम पर किस पे आके जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनाफेज। तो देखो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर सेपरेट, यानी कि जो ये क्रोमोसोम के पेयर थे ना, ये क्रोमोसोम के पेयर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो मैंने आपको उसमें बताया था माइटोसिस में कि वो ऐसे लगे होते थे, ऐसे लगे होते थे, वो एक क्रोमोसोम इस साइड, एक क्रोमोसोम इस साइड, एक क्रोमोसोम इस साइड, एक क्रोमोसोम इस साइड, ऐसे बट जाते थे वो बीच में से, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, देखो इसमें दो क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं ये, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड वाला, वो एक साइड चला जाता है, एक क्रोमोसोम एक साइड चला जाता है, ठीक है। डिसजंक्शन एंड सेग्रीगेशन अकर, यानी कि टूटना और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर डिसजंक्शन अकर, अगर डिसजंक्शन हो जाता है यानी कि अगर नहीं अलग हो पाते हैं, कंप्लीट पेयर मूव टू अक्रॉस, तो कंप्लीट पेयर, पूरा का पूरा पेयर ही एक सेल में चला जाता है। तो देखो होता क्या है, इसमें अगर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में हमें दो स्पिंडल फाइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। बट इसमें दो क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल मतलब दो क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर चाहिए होते हैं हमें। तो देखो इसमें जो हमारा डिवीज़न होता है वो हमारा माइटोसिस की तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है, माइटोसिस में तो ऐसे लगे होते हैं कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड को एक ले जाता है, एक क्रोमेटिड को एक स्पिंडल फाइबर ले जाता है। बट इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम होगा, उसमें दो क्रोमेटिड होंगे और उसकी एक क्रोमेटिड पे लगा होता है हमारा ये स्पिंडल फाइबर, ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम पे भी लगा होता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला जाता है एक साइड, एक क्रोमोसोम रह जाता है दूसरी साइड, ठीक है।
जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो वाले, उनकी बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, देखो अब हमारी प्रोसेस कहाँ तक हो चुकी है, यानी कि पहले 46 क्रोमोसोम, अगर हमारा ठीक है नॉर्मली सब कुछ कंप्लीट हो गया है सारी प्रोसेस, तो क्या होगा अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 ऐसे दो सेल मतलब कि बन जाएंगे, क्रोमोसोम में चले जाएंगे, 23 एक पोल पे चले जाएंगे, 23 एक पोल पे चले जाएंगे, ऐसे दोनों पोल पे चले जाएंगे, ऐसे थे ना वो, यानी कि 23 अपनी साइड खींच लेगा, 23 अपनी साइड खींच लेगा। बट अगर डिसजंक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा ही चला जाएगा, यानी कि एक साइड तो 24 हो जाएंगे, एक साइड 22 हो जाएंगे, तो ऐसे होता है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो एक सेल में 24 ऐसे आएंगे इसमें, और फिर इसमें 22 ऐसे इनकी सेल बनेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज हो गया खत्म, एनाफेज फर्स्ट। अब टेलोफेज में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है नाउ, अब इसमें क्या होगा, नाउ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पोल, यानी कि अब दोनों के दोनों पोल पर हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर 46 उसमें थे तो अब 23 और 23 दोनों पोल्स में हमें देखने को क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डिकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन, अभी क्रोमोसोम थोड़े थोड़े मतलब कि जैसे डिकंडेंस होने लगते हैं, यानी कि पहले तो बहुत कंडेंस हो रहे थे, यानी कि बहुत टाइट से गुथे थे, अब ये क्या होता है थोड़े थोड़े ढीले होने लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एंड मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन सभी का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन दोबारा से होने लगता है। अब इसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, दोनों के बीच की स्टेज है, यानी कि म्योसिस फर्स्ट की और म्योसिस सेकंड की, दोनों के बीच की स्टेज होती है, ठीक है। इसमें कोई हमारा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और सेंट्रोसोम डबल ओनली। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम ये होते हैं ना, केवल ये डबल हो जाते हैं, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, अभी डीएनए तो इसको है डिवाइड करने के बाद, बस इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होते डबल करने के लिए, इसलिए यहाँ पे सेंट्रोसोम डबल हो जाते हैं। मुझे ये बताओ कि जो हमारा G1 G2 और G1S G2 होता है, उस फेज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा म्यूसिस स्टार्ट हो जाता है सेकंड, ठीक है। म्यूसिस सेकंड सेम होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह, सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेट, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो जो हमारा म्यूसिस फर्स्ट था उसमें हमारा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए थे, बस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे हमारे, ठीक है, क्योंकि ऐसे हुआ था ना वो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे दोनों के दोनों, तो एक क्रोमोसोम एक में चला गया, एक क्रोमोसोम एक में चला जाता है, ऐसे हुआ था वो। तो इसमें प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस, यानी कि इसमें दोबारा से क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जो टेलोफेज में बता रही थी ना कि आपको कि यहाँ पे यानी कि कंडेंसेशन जो कंडेंस हो रहे थे वो हल्का होने स्टार्ट हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से हल्का नहीं होता, वो मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको पता रहता है कि तुझको दोबारा से कंडेंस होना है, तो वो पूरा नहीं खुलता, ठीक है। तो दोबारा से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है दोबारा से, वही सेम प्रोसेस होती है जो माइटोसिस में होती है, ठीक है। और ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सभी क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर आता है हमारा मेटाफेज सेकंड, उसमें भी सेम प्रोसेस होगी, क्रोमोसोम अलाइन ऑन मेटाफिजिक प्लेट, यानी कि क्रोमोसोम सभी मेटाफिजिक प्लेट पर लग जाते हैं। क्रोमोसोम या फिर दो स्पिंडल फाइबर, यानी कि क्रोमोसोम किससे लगे होंगे, मान लिया ये हमारा क्रोमोसोम है तो इससे दो स्पिंडल फाइबर लगे होंगे अब इसमें, ठीक है। उसमें एक मतलब कि दो क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर लगे थे, इसमें एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर लगे हैं, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट मूव टू अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड जो ये बचे थे ना, ये सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर सेम, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, सेम रहेंगे दोनों में, ठीक है। उसके बाद आता है टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम डिकंडेंस, यानी कि क्रोमोसोम दोबारा से डिकंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सुलझना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती, फॉर्म होने लगती है, ठीक है। देन साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। अब देखो हमारा माइटोसिस में और म्योसिस में क्या डिफरेंस रहता है। अब देखो जो हमारा माइटोसिस रहता है ये अकर इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि इसका तो काम ये है कि ये इक्वेशनल डिवीजन करता है, जितना ये क्या करेगा, बस नंबर अगर कुछ सेल हमें बढ़ानी है तो उस चीज़ में इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल विच गेट सेपरेट, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड सेम रहती हैं जब ये सेपरेट होते हैं, ऐसे जब ये सेपरेट होते हैं ना तो ये दोनों के दोनों सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, ये हमेशा म्यूसिस
सेकंड में क्या होगा, ये हमेशा म्यूसिस फर्स्ट के बाद होगा और हमेशा ही ये हैप्लोइड सेल में होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, ऐसे मान लिया हमारे 46 सेल थे, हमने 23 इसमें से बना लिया, 23 इसमें से बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको कि म्यूसिस सेकंड म्यूसिस माइटोसिस की तरह होता है, बट क्या होगा, अब इसमें से 23 ये बनेगा, 23 ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा म्यूसिस फर्स्ट के बाद होगा और सिस्टर क्रोमेटिड नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल कैसे होती है, आप मुझे ये बताओ, क्या है, आइडेंटिकल है नहीं है ना, क्योंकि इसका कुछ पार्ट टूट के इसमें आ रखा है, कुछ पार्ट इसमें। तो ये अगर ये मतलब कि ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये और ये वाली जो ऑरेंज वाली ब्रांच है, तो है दोनों सेम टू सेम नहीं है ना, वो पूरी की पूरी ऑरेंज है और इसमें ये थोड़ी सी ऑरेंज है, यहाँ पे ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो सेम नहीं है ना ये। तो ऐसे ही क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, तो पहला क्रोमोसोम नंबर मेंटेन ही क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है, क्योंकि अगर देखो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है हमारे गैमेट्स में भी, चले अगर 46 क्रोमोसोम नंबर ही होते तो ये जब जाइगोट बनता तो इसमें से कितने सारे क्रोमोसोम हो जाते, 92 क्रोमोसोम हो जाते। तो और अब इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, गैमेट्स में मियोसिस होती है, 23 हो जाते हैं और फिर 46 हो जाते हैं जाइगोट बन के, तो हमारे जैसे ही हो जाता है ये भी नॉर्मल, और इसमें इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम को मेंटेन करता है, ठीक है। मियोसिस प्रोड्यूस वेरिएशन, ये क्या करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब अलग होते हैं तो उससे वेरिएशन आती है, ठीक है। पकाइटिन में और एनाफेज सेकंड में वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पकाइटिन में हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एनाफेज सेकंड में ये हमारी सिस्टर क्रोमेटिड होगी जो नॉन आइडेंटिकल होती है, वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखो अब मैं आपको अगर पूरा बताऊँ तो क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा म्यूसिस फर्स्ट, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट के बाद हमने इंटरकाइनेसिस देखा, फिर इंटरकाइनेसिस देखने के बाद हमने म्यूसिस सेकंड पढ़ा, ठीक है। तो म्यूसिस फर्स्ट में हमने 4 पार्ट पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज, ये 4 पार्ट पढ़े हमने म्यूसिस फर्स्ट के, ठीक है। इस म्यूसिस, अब जो ये प्रोफेज थी इसमें भी हमने कुछ पार्ट पढ़े, जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा इसमें लेप्टोटीन, फिर हमने पढ़ा इसमें जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि सारा का सारा जो था वो मतलब कि जितना भी हमारा डीएनए था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, पूरी थ्रू आउट द लेप्टोटीन वो चलता रहती है प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा पकाइटिन, पकाइटिन में क्या होता है, इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। फिर पढ़ा हमने डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है कि स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाते हैं, और जो मतलब कि हमारे मैमेलियन ओसाइट्स होते हैं वो भी इसी स्टेज में आके रुकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमने ये 5 स्टेज पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा मेटाफेज फर्स्ट। फिर मेटाफेज में वही सेम प्रोसेस होती है कि प्लेट मतलब कि बीच में क्रोमोसोम लग जाते हैं और वो मतलब उनमें स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टेलोफेज फर्स्ट पढ़ा, जिसमें मतलब कि वही दोबारा से रीअपेयर होने लगते हैं ऑर्गेनेल्स, और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी दोबारा से बनने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंटरकाइनेसिस देखी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, बस हमारा सेंट्रोसोम डबल हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम भी इसलिए डबल होते हैं क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, डीएनए तो उसके पास है, बस उसके पास डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रोसोम चाहिए होंगे उसको, ठीक है। तो फिर आता है हमारा म्यूसिस सेकंड। तो म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, म्यूसिस सेकंड जो होता है वो हमारा म्यूसिस फर्स्ट के बाद आता है हमेशा, एक तो ये फ़र्क होता है। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि इसमें जो हमारा माइटोसिस होता है उसमें हमारा नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। चैप्टर पसंद आया और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।